डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर शायद मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया था। आज हमें चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। आज का टॉपिक आपका क्या है? डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको किसी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यूनिट सेल कैसा है। तो मान लीजिएगा आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और बेटा आप सभी को पता होगा कि क्यूबिक यूनिट सेल है वो 4 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एससीसी, एक को बोलते हैं बीसीसी, एक को बोलते हैं एफसीसी, और एक को क्या बोलते हैं? ईसीसी बोलते हैं। हमें क्या करना है, तो कोई भी यूनिट सेल हो उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब आप क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल को तो ऊपर पुट कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या कर देंगे? नीचे पुट कर देंगे। पहले आप सोच के बताओ कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो सारी की सारी बेटा एजिस की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। सारी की सारी एजिस की लेंथ सेम होने का मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। आप बताओ क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो केमिस्ट्री कहती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। मतलब पूरे क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा। चलो, वॉल्यूम तो आपने क्यूब की निकाल दी डेंसिटी निकालने के लिए, बट मास आप कैसे निकालोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, आपके क्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक बात है, गलत बात है? अब एटम किसी ना किसी चीज़ के तो होंगे। मान लीजिएगा मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, उस एक्स एलिमेंट के यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। तो आप एक काम करो, मोल कॉन्सेप्ट लगाकर उसका मास निकालने की कोशिश करो। 11th क्लास में तुम्हें पढ़ाया था मैंने कि मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को उसके मास के इक्वल ले ले, या किसी भी चीज़ को उसके मोलिकुलर मास के इक्वल ले ले, किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। अगर मैं 18 ग्राम वाटर ले लूँगा तो यहाँ कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। CO2 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है? 44 होता है। 44 ग्राम CO2 ले लूँगा तो कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। तो अगर आपके पास X कोई सब्सटेंस है, उसी का यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि उसके मोलिकुलर मास को अगर ग्राम्स में ले लेंगे तो यहाँ कितना मोल होगा बेटा? 1 मोल होगा। और आपको शायद ये भी पता होगा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na पार्टिकल होते हैं। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो के बराबर। Na कह दो चाहे N0 कह दो, Na के बराबर पार्टिकल होते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। सही बात है? अब सोच के बताओ, इतने पार्टिकल्स का मास कितना है? m ग्राम मास है। सही बात है, गलत बात है? तो आप क्या बोलोगे कि इतने पार्टिकल्स का मास कितना है? m ग्राम मास है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इतने पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना है बेटा? m ग्राम मास है। तो आप सोच के बताओ एक पार्टिकल का मास कितना होगा? Na आपका क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। दिस इज द मास ऑफ 1 पार्टिकल इन ग्राम्स। अब सोच के बताओ, अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता तो पार्टिकल कितना होता? 1। अगर बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता पार्टिकल कितने होते? 2। अगर फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता पार्टिकल कितने होते? 4। मैंने मान लिया कि आपके यूनिट सेल में, मेरे को नहीं पता कौन सा यूनिट सेल है, तो मैंने मान लिया यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है? जेड पार्टिकल। कितने पार्टिकल हैं? जेड। मैं जेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना, यूनिट सेल कैसा भी हो सकता है। सिंपल क्यूबिक होगा तो जेड की वैल्यू 1 ले लेंगे, बॉडी स्टैंडर्ड होगा तो जेड की वैल्यू 2 ले लेंगे, फेस स्टैंडर्ड होगा तो जेड की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो मेरे पास ये अननोन कोई यूनिट सेल है, तो मैंने मान लिया इसमें कितने पार्टिकल? जेड पार्टिकल हैं। अब एक पार्टिकल का मास इतना होता है, तो सोच के बताओ जेड पार्टिकल्स का मास कितना होगा? तो जेड पार्टिकल्स अगर हैं तो जेड पार्टिकल्स का मास कितना होगा? एक पार्टिकल के मास को जेड से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये जेड पार्टिकल्स का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द यूनिट सेल ऊपर और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल नीचे। अब यूनिट सेल में जेड पार्टिकल है और जेड पार्टिकल्स का मास कितना है वो ऊपर पुट कर दो, तो m इंटू जेड अपॉन क्या हो जाएगा? Na अपॉन बेटा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल नीचे कर दो, तो वॉल्यूम कितनी होती है? a क्यूब। वो क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू जेड अपॉन क्या हो जाएगा? Na इंटू ए क्यूब। ये आपके पास क्या होती है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप निकाल लोगे m इंटू जेड इंटू Na इंटू ए क्यूब। सोच के बताओ m क्या होता है? अभी 5 मिनट पहले हमने लिया था, m तो होता है मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। m क्या होता है? मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। z क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल, कि आपके यूनिट सेल में कितने पार्टिकल? नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं? a क्या होती है आपकी? एज लेंथ। a क्या होती है? एज लेंथ होती है। और Na क्या होता है आपको पता होगा? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिखी थी 6.022 × 10⁻23।
ये हमारे पास क्या होती हैं, सारी वैल्यूज होती हैं। तो हमारे पास फाइनली आपके समझ में आ गया होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन क्या होता है ए क्यूब इंटू एन नॉट। बेटा एक बात बताओ, मास की यूनिट ऊपर क्या थी, ऊपर रखा था मास की यूनिट क्या थी, ग्राम। जनरली डेंसिटी के अंदर लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। डेंसिटी में लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट आती है। तो अगर पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, यू कैन से इज दैट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट। लेकिन यहाँ एक क्या होगा, प्रॉब्लम आती है। यूनिट सेल बहुत छोटा होता है, तो ए की वैल्यू आपको कभी भी सेंटीमीटर में नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड यूनिट निकालने के लिए। अब मान लो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 8 पिकोमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट 8 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए की वैल्यू किस में मिल जाए बेटा, एंगस्ट्रॉम में मिल जाए। अब एंगस्ट्रॉम में भी कितने होते हैं आपको पता होगा, 10⁻10 तो मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब जब भी आपको एक ही यूनिट मिलेगी, उस यूनिट को देखते हुए आपको क्या करना है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ ए की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। समझ में बात आई? क्योंकि आप कुछ बुक्स में देखोगे तो फॉर्मूला मिलेगा जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट, और नीचे लिखा मिलेगा 10⁻30। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे 10⁻30 कहाँ से आया। तो बेटा उन बुक्स ने मान लिया कि ए की वैल्यू किस में है, ऑलरेडी गिवन है पिकोमीटर में, और अगर ए की वैल्यू पिकोमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 × 10 8 × 10⁻10 मतलब 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू तो इतनी है, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 10⁻10 का क्यूब कितना होता है, 10⁻30, तो बंदे ने सीधा 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हर न्यूमेरिकल में हमें ए की वैल्यू किस में मिले, पिकोमीटर में मिले? कोई गारंटी नहीं है कि ए की वैल्यू आपको हर जगह पिकोमीटर में मिले। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर पिकोमीटर में तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस भी यूनिट में होगी उस यूनिट से आप क्या कर देंगे, कन्वर्ट करके आसानी से निकाल लेंगे। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास एक दो न्यूमेरिकल दे रखे डेंसिटी पे, चांसेस इस चीज़ के पूरे के डेंसिटी पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल सीबीएसई में डिस्कस हो। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिल्वर फोम सीसीपी लैटिस। केमिस्ट्री में सीधा क्या रखा है, जो सिल्वर है वो क्या बनाता है, सीसीपी लैटिस बनाता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सीसीपी का मतलब ही क्या होता है बेटा, एफसीसी होता है। ठीक है, तो सिल्वर सीसी मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है। एक्सरे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टल्स शो एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। जब इसकी एक्सरे स्टडी की गई तो ये पाया गया इसकी एज लेंथ कितनी है, 408.6 पिकोमीटर क्या आई इसकी एज लेंथ की वैल्यू आई। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। केमिस्ट्री में करके इस सिल्वर के यूनिट सेल की क्या निकालो, डेंसिटी निकालो। साथ में आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर इज 17.9 यूनिट। ये क्या दे रखा है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है। तो स्टूडेंट आप कैसे करेंगे, आपको 5 मिनट पहले बताया था कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन क्या होता है, ए क्यूब इंटू एन नॉट। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। भाई जेड क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। अब मैं आपको पहले कह चुका हूँ, सीसीपी मीन्स एफसीसी, और सीसीपी मीन्स एफसीसी का मतलब है सीसीपी में जितने पार्टिकल होंगे उतने एफसीसी में होंगे। और आपने खुद पढ़ा होगा कि एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं। एम क्या होता है, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। बताओ मोलिकुलर या एटॉमिक मास कितना होता है, 107.9 अपॉन यहाँ पर ए क्यूब। अब ए है पिकोमीटर में, मैंने कहा था कि यू हैव टू कन्वर्ट द पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलो तो 108.6 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पिकोमीटर अब किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। और इसका क्या करेंगे बेटा, आप क्यूब कर देंगे। कर दिया आपने क्यूब, इंटू यहाँ पर क्या हो गया, एन नॉट। एन नॉट क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा सोल्व करो इसको। रो इज इक्वल टू ऊपर जेड की वैल्यू 4 107.9 अपॉन, बेटा मैं इसका क्यूब कर दूं तो 4.8.6 का क्यूब। अब बताओ 10⁻10 का क्यूब कितना होता है, 10⁻30 इंटू यहाँ कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा माइनस के 30 में से 23 गया, माइनस की पावर कितनी बच जाएगी आपके पास, 7 बच जाएगी। तो माइनस की यहाँ पावर कितनी आ गई, 7 पावर आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको भाई सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो डेंसिटी वैल्यू निकालते हैं। अब आपका देखेंगे कितना ज़बरदस्त दिमाग है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में।
4 से चलो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप मल्टीप्लाई, कोई इश्यू नहीं है। तो कितना होता है 9 4 जा 36, कैरी कितना गया 3, 9 7 4 जा कितना होता है 28 और 3 कितना हो गया 31, कैरी कितना गया फिर 3 गया, फिर यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, या कितना आ गया 4 आ गया। एक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ऊपर यहाँ कितना है 408.6 का क्यूब, यहाँ कितना है 6.022 इंटू 10⁻⁻7। बेटा डेंसिटी वैल्यू निकल जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। मैंने तो बड़ी आसानी से कह दी निकल जाएगी, बट आपको पसीने आ जाएंगे निकालने में। क्वेश्चन है क्यों आ जाएंगे, क्योंकि 408.6 का क्यूब करना है। मेरी बात समझ रहे हो, क्या करना है ध्यान सुन लो। 408.6 को 408.6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसको 408.6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसको 6.022 से मल्टीप्लाई करना है। हो जाएगा इतना लंबा मल्टीप्लाई। मेरे अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई आएगी वो लगभग 9 टर्म्स में मल्टीप्लाई आएगी, लगभग 8 से लेकर 9 डिजिट्स में मल्टीप्लाई आएगी। जो मल्टीप्लाई आए उसको फिर डिवाइड करना है किससे, 431.6 को तो अंदर रखना है, और इस जो टर्म है इसको यहाँ रखना है, और क्या करना है डिवीजन करना है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी। अब आप कहोगे दीपक सर 408 को 408 से, फिर उसको 408 से, फिर उसको 6.022 से, वो आए वो आपका क्या होगा ये होगा, ठीक है। उसको ऊपर वाले को क्या करना है उससे डिवाइड करना है, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में पसीने आ जाएंगे। ये 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है, और सीबीएसई में इतने लंबे न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का मैक्सिमम समय मिलता है, 5 मिनट्स का। तो 3 नंबर 5 मिनट क्या कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें मजबूरी है। एंड अदर कॉन्सेप्ट इज, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका कौन सा, ये लोगरिथम वाला। लोग कॉन्सेप्ट की क्या करते हैं हम हेल्प लेते हैं। आप सभी ने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, और मैथमेटिक्स पे क्या मैं आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि लोग की कुछ क्या होती हैं आइडेंटिटीज़ होती हैं। और लोग की कोई पूछे सर क्या क्या आइडेंटिटी होती है, तो लोग की कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं। वो मेनली कितनी आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है। पहली मल्टीप्लाई वाली, दूसरी डिविजिबल वाली, और तीसरी क्या होती है पावर वाली। लोग में अगर ए और बी दो क्या हैं मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है log a प्लस क्या बनता है log b बनता है। मतलब लोग में अगर m इंटू एन की मल्टीप्लाई हो रही है तो समझ जाना m इंटू क्या होगा n होगा, m प्लस log n हो जाएगा। सेकंड, लोग में अगर दो चीज़ें डिवाइड में हो तो वहाँ पर क्या बन जाता है log m माइनस क्या बन जाता है log n बन जाता है। और लोग में ध्यान रखना पावर हो तो पावर घूम के कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो n तो आगे आ जाएगा और log m क्या रह जाएगा आपका पीछे रह जाएगा। ये log की कुछ क्या होती हैं बेसिक 3 आइडेंटिटीज होती हैं, log m इंटू n, log m बाई n और log m रेज़ टू n। ठीक है, इनका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आपको निकालनी क्या थी डेंसिटी, और आपको पता था डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है z इंटू एम अपॉन क्या बेटा a क्यूब इंटू एन नॉट। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आप एक काम करो दोनों साइड में क्या कर लो log ले लो, log ले लो, या चलो आप वैल्यूज पुट करने के बाद log ले लो। तो आपने जब वैल्यूज पुट की तो वैल्यू कितनी आई आपके पास, log इधर तो आया रो, ठीक है। यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी थी डेंसिटी की वैल्यू, तो आपने शायद निकाली थी डेंसिटी की वैल्यू, मेरे को याद है ये थी 431.6। इनकी तो मल्टीप्लाई कर लोगे आसान सी है भाई, ठीक है। 431.6 अपॉन नीचे क्या बचा आपका 408.6 का क्यूब इंटू कितना बचा 6.022 इंटू 10⁻⁻ कितनी बची -7। पावर घूम के ऊपर क्या हो जाएगी +7 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले सोल्व करने का आसान तरीका है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब भी आप जाके जहाँ तक हो उसकी करना, जहाँ आप जाके फंस जाएं वहाँ दोनों साइड में क्या ले लेना log ले लेना। ले लिया आपने log, तो यहाँ क्या हो जाएगा log रो इज इक्वल टू, देखो log में दो चीज़ें क्या हैं डिवाइड में हों, तो log m अपॉन n है, तो क्या करेंगे आप फॉर्मूला लगा देंगे log m माइनस n का। तो log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होगा log m, ये तो क्या चला जाएगा आगे इंटू 10⁻⁷ माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log यहाँ कितना हो जाएगा 408.6 का क्यूब इंटू 6.022। फिर देखो आगे फॉर्मूला लगेगा log में अगर दो चीज़ें क्या हों मल्टीप्लाई में हो, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगता है बेटा, प्लस का निशान आ जाता है। तो log 431.6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा log 10⁻⁷। बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस निशान है, सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा log 408.6 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा log 6.022, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस निशान है तो ये भी चेंज, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी चेंज, ये भी ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा आपका माइनस का बन जाएगा। बन गया माइनस का।
अब बेटा फिर आपके पास आगे फॉर्मूला लगता है, देखो ये तो एज इट इज़, तो log क्या हो जाएगा 431.6। देखो log में पावर घूम के कहाँ जाती है, आगे आ जाती है ना आगे, तो 7 घूम के आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस 7 तो घूम के आगे क्या बच गया, log 10 बच गया। यहाँ भी पावर घूम के आगे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा log 408.6। बेटा यहाँ पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, log 6.022। तो डियर स्टूडेंट आपके पास यहाँ तक सिस्टम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसकी log की वैल्यू सोल्व करनी है। तो आपको log 431.6 की वैल्यू मैंने 11th क्लास में पढ़ाई थी, क्या आती है, जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, प्लस यहाँ हो गया 7। याद रखना log 10 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बचा 3 इंटू log 408.6 की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आई यहाँ पुट करो, माइनस log 6.022 की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो। ये इतनी सिंपल कैलकुलेशन आएगी, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इधर आपके पास क्या है, log रो है, ठीक है। अब आपको निकालनी थी डेंसिटी की वैल्यू, ये तो log डेंसिटी की वैल्यू आई है, तो log हटाने के लिए क्या कर देंगे आप, दोनों साइड में एंटी log कर देंगे। तो इधर तो क्या है log रो, इधर ये पूरी मान लो जो भी x वैल्यू आई वो x वैल्यू है। आपको रो की वैल्यू निकालनी है तो log रो की वैल्यू है, तो इधर भी क्या कर देंगे एंटी log, और इधर भी क्या कर देंगे आप एंटी log कर देंगे। log से एंटी log क्या हो जाता है, कैंसिल, क्या जाएगा, रो इज इक्वल टू एंटी log x, और आप एंटी log की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डेंसिटी, ये तरीका होता है डेंसिटी निकालने का। अब सुनो, आपको पहले 5 न्यूमेरिकल मतलब फर्स्ट 5 जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दे रखे हैं उनको log वाले तरीके से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको कल, मेरे को पता है 11th का आपको याद नहीं है कि log की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैं आपको कल, ये तो आपके समझ में आ गया कि log निकाल अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं आपको ये log वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि log की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंटी log की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका होता है आसान निकालने का। आज आप क्या करेंगे, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। सिंपल का मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा सोल्व करेंगे, एंड यू कैन यूज द कैलकुलेटर इफ यू रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर लो, आई नो प्रॉब्लम, मेरे को आंसर से मतलब है। लेकिन अगर आपको लगता है तो पहले 5 न्यूमेरिकल्स में यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड सोल्व द न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में एक यूज कर लेना 10⁻⁻7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+7। +7 का मतलब होता है 7 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, इनकी इसको इससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आपको सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करने हैं। कल ये log वाला कॉन्सेप्ट लगा के न्यूमेरिकल सोल्व करवा देंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे कि सिंपल कैलकुलेशन या log वाला, उसको तुम यूज कर लेना।